हेलो फ्रेंड्स। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज आपके सामने शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की जो बुक होती है प्यारी सी, उसकी चैप्टर 7 को मैं कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर 7 है और इसको मैं कवर करूंगा। इसमें आपको जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो प्राइमरी रूप से कवर हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं और जो यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं उनको भी फायदा मिलेगा, यानी स्टेट पीसीएस को भी फायदा मिलेगा। और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, यानी जो भी यहाँ पे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको वो प्री में, मेंस में और इंटरव्यू तक काम आने वाले हैं। तो ऐसे मैंने कंपाइल किया है इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को। आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आपको इससे फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर 7 है जो, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कैसे मैंने सीक्वेंस में कंपाइल किया है। तो इन हिमालय का जो रीजन है उसके क्या क्या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप सभी लोग अभी जो इंपॉर्टेंट इश्यू निकल के आई है पूरे हिमालय रीजन में वो है जोशीमठ की। सभी लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि जोशीमठ सिंकिंग हो रही है, तो उसके क्या क्या कारण है। तो जोशीमठ सिंकिंग क्यों हो रहा है उसको भी हम लोग समझेंगे, और ये जो हिमालय का रीजन है उसके क्या क्या चैलेंजेज हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो जोशीमठ जोशीमठ जो है वो तो कारण इंपॉर्टेंट अपना दिखा ही रहा है कि बहुत सारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थे वर्ल्ड में वो एक दूसरे के आसपास फ्लोट कर रहे हैं, यानी कोई कन्वर्जेंट कर रहा है, कोई डाइवर्जेंट कर रहा है, कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट अपोजिट डायरेक्शंस में प्लेट मूव कर रही है, डाइवर्जेंट डाइवर्स डायरेक्शन में कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म एक दूसरे के पैरेलली में कर रही हैं। तो ये चीजें क्या हैं? अब यहाँ पे जो चीजें हैं जोशीमठ के सामने, यानी अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया, यूरेशिया का जो प्लेट है उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यूरेशिया का प्लेट की तरफ बढ़ती जा रहा है। एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इंडिया पूरी तरीके से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन वो पता नहीं कितना लाख थाउजेंड ईयर के बाद होगा, वो आदमी जज नहीं कर सकता। तो ये मूव कर रहा है, तो इसके पीछे, और ये प्लेट उठ रही है, तो यही कारण से जो हिमालय का ये चोटी है वो अभी यंग फोल्ड माउंटेन है। तो यंग फोल्ड माउंटेन है और वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेक वाले जोन हैं, जितने भी वल्नरेबल जोन हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्बनाइजेशन हो चुके हैं, वहां पे अर्बनाइजेशंस हो चुके हैं, किसी किसी एरिया में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे टूरिज्म का बहुत बड़ा उपयोग है। तो रिलीजियस टूरिज्म जो भारत में डेवलप हुई है वह इतनी व्यापक हुई है कि लोग घूमने के पर्पस से, धार्मिक पर्पस से, इंटरटेनमेंट के पर्पस से, शूटिंग और फिल्म के पर्पस से, बहुत सारे पर्पस से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब तो इंडस्ट्री भी जा रही है वहाँ हर्ब्स लेने और वहाँ पे रिसोर्स को लेने जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत हद तक जो हिमालय का रीजन है वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें हिमालय का जोशीमठ का सिंकिंग होना ये स्वाभाविक सा बातें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो ये कि भारत के जो 13 स्टेट हैं उनमें लगभग ये प्रॉब्लम देखा है और उनके परीक्षण के लिए कमेटी बैठा दी गई है कि आप परीक्षण करके बताइए कि क्या क्या संभावनाएं हैं, कितने वल्नरेबल हमारे स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के हो चुके हैं। तो जो भी हिमालय से बेल्ट लगाते हैं स्टेट, उनकी समस्या को यहाँ पे देखना जाए। अब बात आते हैं अर्बनाइजेशन की। तो जो शहरीकरण हो रही है, लोग अपने अपने घर मॉडर्न तरीके से 2 तल्ले, 4 तल्ले, 5 तल्ले बनवा रहे हैं, वह तो स्वाभाविक है हिमालय जोन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ये किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। क्यों? अभी जो तुर्की का आपको तुर्की का उदाहरण मिला, वो तुर्की का उदाहरण क्यों है? तुर्की का प्लेट भी सेम यही कंडीशंस है।
आप यूरेशिया का प्लेट है, तुर्की का प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। तो इन प्लेटों पे एक तरह से प्रेशर इतनी तगड़ी है कि ये तीनों तरीके से एक ट्राई जंक्शन था, जिसकी वजह से ये वल्नरेबल जोन है यूरेशिया का। और तुर्की और सीरिया का जो जोन बाउंड्री लगती है वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, वहां पे तो आती रहेगी। अर्बनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे अर्बन जो डेवलपमेंट है हर प्रकार से शुरू हो चुके हैं। सैंड माइनिंग की बात करी जाए तो जो नदियों से माइनिंग चल रही है, अगल बगल के क्षेत्रों से माइनिंग चल रही है, उससे वाटर टेबल एकदम नीचे चली जा रही है, जिसके कारण जब नीचे जा रही है तो जो प्लेट्स हैं वो खिसकेंगे और उनपे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पाम ऑयल इन्वायरमेंटल इशू, ये भी एक इन्वायरमेंटल इशू है। अभी रिसेंटली पाम ऑयल का इतना डेवलपमेंट होने लगा है, पाम ऑयल को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कैटेगरी में रख के एनर्जी के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्यों इसकी ब्लेंडिंग होनी शुरू हो गई है। इसकी ब्लेंडिंग होनी शुरू हो गई है किसमें? वो एथेनॉल में। तो एथेनॉल से पेट्रोल में ये सब चीज़ें इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण अभी थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन जो ये जो कंट्री हैं, यहाँ पे ये अपनी ब्लेंडिंग भी करना शुरू कर दी है। इसके यूजेज के बारे में हम देख लेंगे। इसके यूजेज क्या हैं? इसके प्रमुख यूजेज हैं, फूड बेस्ड जो यूजेज हैं वो ऑयल बनते हैं, इससे बटर बनते हैं, वनस्पति घी बनती है, मार्गेरिन बनती है, कॉन्फेक्शनरी में यूज होती है, बेकरी में, फैट्स में बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, और सबसे इम्पोर्टेंट इमल्सिफायर बनाने में, विटामिन ई बनाने में। तो ये चीज़ों में इनका उपयोग हो रहा है पाम ऑयल का। यह एक बात बात करी जाए अगर नॉन फूड बेस्ड मटेरियल किसमें है, तो आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक, हर प्रकार के क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कई प्रकार की चीज़ों में इनका उपयोग पाम ऑयल का किया जा रहा है। तो टॉयलेटरीज भी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स के रूप में, कई प्रकार के डिटर्जेंट के रूप में, ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री में इसकी ग्रेट और ह्यूज यूजेज हैं। इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ये हम देखेंगे। तो इसके इम्पैक्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी रूप से मान लीजिए पाम ऑयल की प्लांटिंग करनी है इन जोन में, इस जोन में पाम ऑयल की प्लांटिंग करनी है, तो इस जोन के पहले आप डिफॉरेस्ट करेंगे, पहले आप पेड़ काटेंगे। तो जो पेड़ काटेंगे उसके बाद यहाँ पे पाम ऑयल की प्लांटिंग करेंगे। तो पाम ऑयल की प्लांटिंग करने पे यह एक प्रकार से इन्वेसिव स्पेसीज के रूप में आ जा रहा है और यहाँ के चीज़ों को ये हार्म भी पहुंचाता है। तो इसके बाद से अगर यहाँ पे कोई चीज़ उगा रहे हैं तो उतनी प्रोडक्टिविटी लैंड की नहीं रह जा रही है, जिसके कारण यह एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हर आप डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको पुनः प्लांटिंग करके फॉरेस्ट के रूप में बना रहे हैं, वो भी क्या? पाम ऑयल। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहा है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, अब यहाँ पे आप जो भी फ्लोरा फौना यहाँ पे पनप रहे थे इस फॉरेस्ट में, जो आप डिफॉरेस्ट कर दिए, तो इस फ्लोरा फौना को कहीं ना कहीं हैबिटेट के लिए जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के पास रहना उनके लिए सेफ होता है। तो ये उनके हैबिटेट को हमने तोड़ दिया, जिसके कारण हर प्रकार के लॉस को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है? वो किसी भी प्रकार से आपको फ्लोरा फौना को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके कारण उनकी स्पेसीज पृथ्वी से गायब हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करी जाए तो जो क्लाइमेट, जो भी पौधे अपने मन से फॉरेस्ट बन रहे हैं ग्रुप बना बना के, उन फॉरेस्ट अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार ही उग रहे हैं। अगर स्वतः ऑटोमेटिक की बात करी जाए तो ऑटोमेटिक, लेकिन अगर जिसको हम बना रहे हैं वो उस क्लाइमेट के अनुसार नहीं होंगे ज्यादातर। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्लाइमेट में भी परिवर्तन आ जा रही है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हम उसके लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, हम उसके लिए फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करेंगे। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या हो रही है? वह खेतों में, फील्ड में हम लोग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, फर्टिलाइजर, पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें हम लोग डाल रहे हैं, वह क्या कर रही है? ग्राउंड लेवल में रिसीड हो रही है, लीच हो रही है। तो जो लीच करके जा रही है वह ग्राउंड टेबल वाटर को क्या कर रही है? पलूट कर रही है। अब पलूट कर रही हैं तो फिर हम लोग पानी पी रहे हैं, ह्यूमन पानी पी रहा है, तो ह्यूमन का हेल्थ बिगड़ रहा है, डिजीज कई प्रकार के आ रही हैं। ये
प्रॉब्लम एक चेन से जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी करिएगा तो एक प्रकार से चेन से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ एक है और इसी पे सारे जीव जंतु, फ्लोरा फौना, ह्यूमन बींग्स सब इसी पे आदमी रह रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहना है और आपको इसी पृथ्वी पे रहना है, तो आपको इम्पैक्ट करेगा। इसकी वजह से फर्टिलाइजर पे ये सब चीजें आप समझ सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताया। क्या क्या कॉन्स्टेंट हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं डोमेस्टिक कल्टीवेशंस की, वो देख लेते हैं। किस चीज की? डोमेस्टिक कल्टीवेशंस की। वह है पॉम ऑयल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉम ऑयल की डोमेस्टिक कल्टीवेशंस हम समझेंगे। सबसे पहले बता दूं इसका आइडियल जो लोकेशंस है वो क्या है। पॉम ऑयल का, पॉम ट्री का वो क्या है, आप वो आपको लेटीट्यूड कितना, 8 डिग्री, 8 डिग्री का लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी इक्वेटर के नॉर्थ साउथ, अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये 8 डिग्री तक और ये 8 डिग्री तक आप मान सकते हो। ये चीजें हो गई। 8 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ का इक्वेटर हो गया। तो वहां पे ये ट्रॉपिकल बेल्ट एक्चुअली बोल सकते हैं। तो ट्रॉपिकल बेल्ट पे इसकी प्लांटिंग और इसकी डोमेस्टिक प्लांटिंग हो रही है। ज्यादातर ये बेल्ट में कौन से आते हैं रीजन? इंडोनेशिया, म्यांमार, इंडिया तो आ जाता है और थोड़ा बहुत, और ये क्या आते हैं? थाईलैंड, ये सब चीजें आ जाती हैं। इरिगेशंस की बात करी जाए, इरिगेशन, तो पाम ऑयल के लिए रेगुलर पानी की जरूरत है। यानी पानी का कंजम्पशन हाई है, पानी का कंजम्पशन हाई है। ध्यान रहे, अगर यूपीएससी क्वेश्चंस यहाँ से बनाएगा, जो कि हाईलाइटेड चल रही है ये न्यूज अभी रिसेंटली, बहुत हाईलाइटेड हो रही है क्योंकि इसकी एथेनॉल से ब्लेंडिंग हो रही है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा रेगुलर रेनफॉल की जगह इरेगुलर रेनफॉल या दे देगा, या फिर लो रेनफॉल या इक्वेटर की जगह बदल देगा, ऐसे करके ये देता है। तो याद रखना है। इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो प्लांटिंग की, वो 4 ईयर के आसपास है। 4 ईयर की गेस्टेशन पीरियड है, उस पर ये तैयार होता है। अब पॉलिसीज क्या निकाल के आए हैं? पॉलिसीज इनकी ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम 1991 में आई हुई है। ये क्या है? 1991 में पॉलिसीज लाए कि ऑयल पाम लगाएंगे, डेवलप करेंगे और अपने देश में ये चीजें ऑयल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उस समय तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात नहीं करी जा रही थी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात नहीं करी जा रही थी। लेकिन अब जो है इस न्यू एरा के जो गवर्नमेंट में है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग करी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो भी फॉसिल फ्यूल की एनर्जी है उसको कम करी जाए, जो भी पोल्यूटेड एनर्जी है उसको कम करी जाए और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है यूज करने के लिए। आइसोपैम 2004 में आया। ओपीएई ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन स्कीम 2011 और 12 में आया। आरएसपीओ 2004 में आया। ये राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको आप कोट करेंगे तो नंबर अच्छे आ सकते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर क्या होता है? कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर एक इंपॉर्टेंट चीज है। यह एक टैग नेम दिया गया है प्रेजेंटली किस चीज को? जो बी की कॉलोनी होती है। बी जब भी रहेंगी तो वो बी अपने अपने ग्रुप में ही बना के, बी हाइव वहीं पे रहती हैं। उनकी एक लीडर होती है, क्वीन होते हैं, क्वीन होते हैं, सोल्जर होते हैं और वर्कर होते हैं। तो अलग अलग कॉलोनी के रूप में ये बहुत ही सेंसिटिव इंसेक्ट माने जाती हैं ये। तो ये आपको हर प्रकार से बेनिफिट ही देती हैं ये बीज। तो बी का क्या काम है यहाँ पे? जब उनके जो एडल्ट पॉपुलेशंस हैं उनकी अन अनएक्सप्लेन तरीके से रेपिड लॉस होती है तो वो कॉलोनी कोलैप्स हो जाएगा। अब जिस भी एनिमल की, ह्यूमन की, इंसेक्ट की, किसी की भी हम बात करें तो अगर एडल्ट ही उसके कोलैप्स हो जाएंगे तो पॉपुलेशंस आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन रेपिड कोलैप्स हो जाएगा। तो वही बात किया जा रहा है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर बोला जा रहा है। नियोनिकोटिनॉइड्स क्या होता है? यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, केमिकली रिलेटेड टू निकोटीन। यह यूज होता है। तो इस सब चीजों के बारे में आपको जानना है। फ्रेंड्स, ये हुआ चैप्टर 7 का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।